तो क्लास 10th के सभी छात्र ध्यान देंगे, लेके आ चुका मैं आपके लिए सब्जेक्टिव का फुल वीडियो, फुल 1 शॉट वीडियो, जिस पर आपको वो सारे VVI सब्जेक्टिव दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। और यह सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए और हो सके तो कॉपी में भी इसको लिखते जाए, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले अच्छा से देख सके। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिया गया है, और अर्थात इसमें जो साइंस का तीनों आपका सब्जेक्ट है, मतलब अलग अलग डिपार्ट है, अलग अलग जो शाखाएं हैं, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो तीनों का अलग अलग करके आपको कैटेगराइज करके चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस यहाँ बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका किससे? केमिस्ट्री से, यानी आपका पहला हो जाएगा रसायन शास्त्र से, जिसमें आपको पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उससे आपके क्वेश्चंस दिया जा रहा है। सो इस पर ध्यान दीजिएगा और बहुत ही VVI है आपके लिए। और इसके बाद फेस मेरा दिखे या ना दिखे, बस इस कंटेंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए क्या है? फर्स्ट क्वेश्चंस आपका है कि संतुलित समीकरण यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो भी संतुलित रासायनिक समीकरण है वो होता क्या है? तो यहाँ पे देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है, यानी जो तीर दिया रहता है उसके दोनों तरफ जो तत्व होते हैं उनके परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। साथ ही साथ इसको जो संतुलित करते हैं वो क्यों आवश्यक है? तो उसके लिए, क्योंकि उसे संतुलित क्या होता है? संतुलित समीकरण करते हैं आवश्यक क्या हो? तो द्रव्यमान संश्लेषण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण का क्या होता है? आवश्यक हो जाता है संतुलित करना, ठीक है? तो पहला का आंसर आप लिख सकते हैं, या आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे आप कमेंट में अपना यस भेजिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे के जितने वस्तुएं होती है उसको पेंट क्यों करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जितने लोहे के वस्तुएं होते हैं उस पर जंग लगता है, इसलिए हम पेंट करते हैं। थोड़ा इसको स्पेशल तरीका से आंसर देखिए। लोहे की वस्तुएं नमी और वायु के, जो वायु होता है, वायु में ऑक्सीजन होता है, वायु के संपर्क में आने पर संरक्षित होने लगती है, माने संक्षारित होने लगती है, यानी उस पर जंग लगने लगता है, यानी वो क्या होता है, हम लोग आम भाषा में खरकटने लगता है, यानी उस पर जंग लगने लगता है, ठीक है? होने लगती है, जिसमें उन पर जंग लग जाती है, उस पर जंग लग जाती है, इसलिए उसे क्या करते हैं हम लोग? पेंट क्या होते हैं? पेंट की परत लोहे और वायु के बीच संपर्क को काट देती है, जिससे लोहे जंग लगने से बच जाती है, इसीलिए हम लोग पेंट करते हैं। क्यों लोहा का पेंट? इसलिए करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इधर वाला का अभिकारक करते हैं, तीर से बाईं ओर अभिकारक होता है और दाईं ओर प्रतिफल होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे संयोजन अभिक्रिया करेंगे। उदाहरण CO + O2 = CO2, यानी कोयले का जो दहन होगा इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है? संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका है आगे, वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का आंसर ध्यान से देखिएगा। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक, यानी जो अभिकारक होगा वो अकेले होगा, ठीक है? एक एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। इट इज राइट। या अर्थात देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करता है, बट इसमें क्या होता है? एक बड़ा सा यौगिक या एक बड़ा आपका अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे ये सेम वही डिफिनीशन है, सिर्फ थोड़ा इसमें अच्छा से लिख दिया गया, ठीक है? यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, CaCO3 और इसको CO + CO2 में इसको तोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए,
विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर भी जान चाहिए और उसका डिफिनीशन इसी में है। ध्यान से देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन में देखिए, विस्थापन जो होता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका इसमें ऑलरेडी उसका नाम एक ही होता है। तो विस्थापन कहिए चाहे एकल विस्थापन, तो विस्थापन में एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जबकि क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आगे श्वसन वाला, श्वसन को, क्वेश्चन आपका है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो जो श्वसन है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है, होती है। ऊर्जा निकलने के कारण ही उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलता है या ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और हम लोग जो सांस लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो उसमें हम लोग जो ग्लूकोज टूटता है तो उसके साथ साथ हम लोग क्या होता है, ऊर्जा भी मिलता है, इसलिए श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बताइए संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने का उपाय। संक्षारण अभी पढ़े हैं लोग कि संक्षारण क्या होता है, जो हम लोग लोहा का जो पदार्थ होते हैं उस पर क्या होते हैं, जंग लग जाता है, उसी सबको क्या होते हैं, संक्षारण, उसका मतलब संक्षारण होने लगता है। तो इसका क्या होता है संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी या वायु के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसे संक्षारण कहते हैं, यानी वो खराब होने की प्रक्रिया उसका होने लगता है, लोहा खराब होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं अपना भाषा में। और इसको बचाने से क्या करेंगे, उस लोहे के ऊपर पेंट कर देंगे या गैल्वेनीकरण कर देंगे। गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो लोहे के ऊपर जास्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक है। तो गैल्वेनीकरण कर देंगे, पेंट लगा देंगे या उस पर तेल या ग्रीस भी लगा सकते हैं, जिससे वो लोहा संक्षारण होने से बच सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, विकृत गंधिता क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा वो क्वेश्चन को, इसका आंसर देखिए, आंसर क्या है इसका, क्या होता है, वायु या तेलीय भोजन, ध्यान से देखते हैं इसका आंसर, वसायुक्त या तैलीय भोजन। वसायुक्त या तैलीय भोजन जो लंबे समय तक वायु के संपर्क में यानी हवा के संपर्क में रहता है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, यानी वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसकी गंध और स्वाद बदल जाता है, ठीक है, बदल जाते हैं। इसे रोकने के लिए और बदल जाता है, इसी को हमको क्या कहेंगे, विकसित गंधिता इसी ही कहते हैं। और इसे रोकने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उस भोजन को वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हैं या उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वह भोजन खराब ना हो यानी बासी ना हो, ठीक है। आगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो देखिए द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होता है ना, उसमें अगर अवक्षेप बन जाता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अघुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण होता है यानी अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं अपना भाषा में। और जो विलय की तली में बैठ जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत भी है, ये बार बार पूछता है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जो भी मैग्नीशियम रिबन है उसको वायु में जलाने से क्या होता है, तो मैग्नीशियम रिबन वायु में चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनाता है, बस MgO बनाता है, बात खत्म। आगे आते हैं, इसमें आपको 10 क्वेश्चन हो गया पहला चैप्टर से, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से। अब चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण से, इससे आपसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। पीतल क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, काहे नहीं रखना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, काहे नहीं रखना चाहिए। दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, आप लोग जानते हैं, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो स्वाद में खट्टे ही होते हैं अम्ल, इसीलिए जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो ज़्यादातर अम्ल ही होते हैं, ठीक है। और दही में हम लोग को पता है कि लैक्टिक अम्ल होता है। तो देखिए आंसर क्या है, दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है जो पीतल और तांबे के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जहरीले धातु लवण बनाते हैं, ठीक है। ये लवण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो क्या है, वो एक प्रकार की कच्ची है, पीतल कच्ची है, एक प्रकार की धातु है, धातु और अभिक्रिया क्या होता है, पीतल जो मिश्रण है आपका कुछ का धातु और का मिश्रण है, ठीक है। तो जो उसमें अभिक्रिया करेगा कच्ची से
यह आपका अम्ल से, तो हानिकारक क्या हो जाएगा, हानिकारक आपका जहरीले धातु बन जाता है, जिसे हम लोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह हम लोग को हानिकारक यानी हानिकारक पहुंचाएगा, उसमें जो पदार्थ बनेगा। आगे क्वेश्चन पे ध्यान में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 12। अम्ल का जलीय विलय विद्युत का चालन क्यों करता है? तो अम्ल का जलीय विलय विद्युत का चालन क्यों करेगा? क्योंकि अम्ल H+ देता है, इसीलिए करता है। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा। अम्ल जब जल में घोला जाता है तो, अम्ल जब जल में घोला जाता है तो वह आयनीकृत होकर आयन H+ आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करता है। आयनों की इस गतिशील के कारण विद्युत का चालन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें H+ आयन दौड़ता फिरता है और इसीलिए उसमें हम लोग विद्युत क्या होता है, गतिशील हो जाता है यानी चालन होने लगता है। आगे उदासीन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उदासीन अभिक्रिया देखिए, जब अम्ल और क्षार या भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लौन और जल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया, जैसे यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे क्षार है, आपस में मिलकर NaCl लौन बन गया यानी सोडियम क्लोराइड बन गया, तो ये लौन है और यहाँ पे जल बना है। तो उदासीन अभिक्रिया उसी को कहेंगे, अम्ल और क्षार मिलकर आपस में अभिक्रिया करता है, उस प्रक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर फिर से ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तनों में क्यों रखना चाहिए? नमीरोधी बर्तन का मतलब समझिए। नमीरोधी वह बर्तन जिसमें नमी ना हो, उस बर्तन में इसको क्यों रखना चाहिए? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी में आ जाता है, जब भी जल से संपर्क करेगा तो तुरंत रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो यह एक बहुत बड़ा पदार्थ मतलब कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है यानी जिप्सम बना लेता है, ठीक है, जिसका उपयोग मतलब जिसके कारण इसका उपयोग खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दें। विरंजक चूर्ण यानी विरंजक चूर्ण जो होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम पूछ रहा है और सूत्र पूछ रहा है, इसका उपयोग पूछ रहा है, तो इसका देख लीजिए, इसका रासायनिक नाम आपका सब बता चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा के दो उपयोग को लिखना है, दो मुख्य उपयोग को लिखना है। खाने वाला सोडा के दो मुख्य उपयोग, आंसर देखिए आपका क्या है। पहला उपयोग रसोई घर में खास्ता पकौड़े जैसे बनाने के लिए और केकों को फुलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ में पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, यहाँ एंटीसिड के रूप में भी काम करता है, ठीक है। धोने का सोडे के दो प्रमुख उपयोग, जो धोने वाला सोडा होता है उसका दो उपयोग बता रहा है, तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में और कांच साबुन और कागज उद्योग में सफाई अभिकर्ता के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही VVI है। देखिए pH स्केल क्या है, इसका परास यानी रेंज क्या होता है, रेंज मतलब क्या होता है, तो 0 से 14 तक इसका रेंज होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। किसी विलय में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाला पैमाना को pH स्केल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप और कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपने भाषा में बोल सकते हैं। pH स्केल ऐसा स्केल है जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा को दर्शाता है सब, ठीक है। बट यह डिफिनीशन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें pH, H मतलब होता है हाइड्रोजन और P मतलब होता है उसका पावर यहाँ पे मतलब यह जो यहाँ पे आपको pH स्केल क्या है, इसका परास माने रेंज क्या होता है, तो pH स्केल क्या है, इसका रेंज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाला पैमाना को pH स्केल कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाला पैमाना को pH स्केल कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, मतलब इसका जो रेंज होता है 0 से 14 तक होता है, ठीक है। और कुछ और जान लीजिए, 7 से कम जब होता है pH मान तो उसको अम्ल वाला होता है, और जो इसका 7 होता है वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक वालों को क्षार कहते हैं। आगे, हमारे दांत कब सड़ने लगता है, कारण लिखे। दांत कब सड़ने लगता है तो कारण लिखे। तो जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का इनामेल संचारित होने लगता है, संचारित होने खराब होने लगता है, ठीक है, और दांत सड़ने लगता है। इनामेल, दांत का सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं और अंदर को पल्प कहते हैं, ठीक है। इनामेल आपको कठोर होता है, जो हमने दांत का जो अही वाला भाग है ना वो कठोर होता है, उसी को इनामेल कहते हैं। तो सड़ना क्यों लगता है, तो pH मान 5.5 से कम हो जाएगा, जिसमें इनामेल जो होता है हमने के दांत का ऊपरी परत क्या होता है, संचारित होने लगता है यानी खराब होने लगता है, जिसके कारण दांत सड़ने लगता है। 20 में ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH में क्या बदलाव आएगा, तो ध्यान से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। दूध से दही बनने पर वह अधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, इसलिए इसका pH मान 6 से कम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 21।
20 हो गया। और आपका अगला आपका चैप्टर आ गया धातु और अधातु से। तो धातु और धातु में पहला क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन नंबर 21 कीजिएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आघातवर्धता और तन्यता को परिभाषित करना है। तो आघातवर्धता क्या है? तो धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, बना सके, ठीक है, उसे आघातवर्धनता कहते हैं। और तन्यता धातुओं का वह गुण जिसमें उसे खींच कर यानी पीट कर खींच कर उससे तार बनाया सकता है, उसे कथी कहते हैं? तन्यता तार बना दीजिए, त से तार, त से तन्यता। आघातवर्धन या पीट के उसको क्या करना है? पतला चादर बना दीजिएगा तो हो जाएगा। 21 हो गया। अब 22 पे ध्यान दीजिएगा, सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है? बाबू ध्यान से देखिएगा, सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इतना अभिक्रियाशील उसको निकालिएगा फट से उसमें फायर पकड़ लेगा, बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और इसमें आप देखिए कैसे इसका आंसर है। तो सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुली हवा में ऑक्सीजन और नमी के साथ तीव्र अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है, ठीक है, तीव्र अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। बहुत अच्छा। इसमें सुरक्षित रखने के लिए ही इसे केरोसिन मतलब डुबा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या होता है, बहुत ही मतलब क्रियाशील धातु है और उसको बाहर निकालिएगा तो फट से आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको क्या करते हैं? केरोसिन में डुबा कर रखते हैं ताकि उसमें आग ना पड़े और खतरा ना हो। आगे, आयनिक यौगिक का गलांक ऊंच क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलांक ऊंच क्यों होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक के परमाणुओं के बीच बहुत ही मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है। इस मजबूत बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसका गलांक ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरण धरिए। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जैसे Al2O3 और ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है, जो अम्ल के साथ बने। सो यहाँ पे आपका क्या होता है? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, वहीं उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। 25 नंबर, भर्जन और निष्पादन में मुख्य अंतर क्या है? तो भर्जन में सल्फाइड आयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, और निष्पादन में कार्बोनेट आयस्क जो होते हैं आयस्क को वायु के अनुपस्थिति में यानी उसके अनुपस्थिति या सीमित वायु में गर्म किया जाता है। तो भर्जन मतलब सल्फाइड आयस्क जो होते हैं उनको वायु की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा, लेकिन वहीं आपको पूछ जाएगा निष्पादन क्या है। तो निष्पादन कार्बोनेट आयस्क को वायु की अनुपस्थिति या कम वायु माने सीमित वायु में गर्म किया जाता है, तो उसे हम लोग भर्जन और निष्पादन कहते हैं। आगे, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो खनिज अयस्क क्या होता है? पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ सभी क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे, ठीक है। इधर पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप में जितना पदार्थ पाया जाता है वो सब क्या है? खनिज है। बट वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है उसे धातु निकालना सस्ता हो उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। यानी वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है और उस धातु को कम खर्चा में, सबसे सरल खर्चा में उस धातु को बाहर निकाल दीजिएगा, तो वह जो निकलेगा धातु उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? उदाहरण दे। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अधातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण पीतल, जड़। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा अलग अलग लिख दिया है, बट आप ध्यान से देख लीजिएगा इसका। दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं के मिश्रण, समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहेंगे। यहाँ पे अधातु वगैरह लिख दिया है, थोड़ा गलती है, ध्यान सुनिएगा। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल और कांसा, ठीक है। पीतल आपका CuZn से माने कॉपर और जिंक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, यशोद लेपन क्या है? यशोद लेपन यानी इसके बारे में ध्यान से देखिए। यशोद लेपन क्या है? तो लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशोद लेपन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा आंसर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वहीं आपको अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिर यानी अम्लराज क्या है? क्वेश्चन बहुत पूछता है, अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज यह 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 1 भाग माने 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का ताज़ा मिश्रण
ताज़ा मिश्रण होता है, ठीक है। और यह सोना और प्लैटिनम जैसी धातुओं को गला भी सकता है, ठीक है। इसमें इतना पावर होता है कि सोना और प्लैटिनम जैसे धातु को भी गला सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे, अभी हम लोग पहला ही बुक पढ़ रहा है फिजिक्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, धातु और अधातु विद्युत की चालक क्यों नहीं होती है? क्यों और क्यों नहीं होती है? धातु और अधातु विद्युत की चालक क्यों और क्यों नहीं होती है? धातु और अधातु विद्युत की चालक क्यों नहीं होती है? थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, मतलब इसमें कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए कि धातुओं में चालक क्यों होती है और अधातुओं में विद्युत का चालक क्यों नहीं होती है। तो ध्यान से देखिए, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत का वाहन कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए उसे चालक कहते हैं। और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कुचालक कहते हैं। समझ में आया क्या हुआ? क्वेश्चन यहाँ पे धातु विद्युत का चालक क्यों करता है और अधातु विद्युत का चालक क्यों नहीं करता है, वही है। तो धातु में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत का वाहन यानी चालन आसानी से कर लेते हैं, इसलिए उन्हें चालक कह देते हैं। और अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कुचालक कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट वगैरह है। लेकिन बस सॉरी, ग्रेफाइट यहाँ पे अपवाद दिया है, ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, ठीक है, तो अपवाद में लिख दिया है। अगला आपका चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपों के नाम लिखिए और उपयोग बताइए। तो कार्बन के 3 अपरूप है, आपको पता होगा, एगो हीरा होता है और एगो ग्रेफाइट होता है, एगो फ्लोरीन होता है। तो कार्बन के 2 अपरूप लिख दिए, एगो हीरा लिख दिया, एगो ग्रेफाइट लिखा। अब हीरा के बारे में, हीरा का उपयोग, तो आभूषण बनाने और पत्थर काटने में बहुत अच्छा आभूषण बनता है, पत्थर काटता है। ग्रेफाइट के उपयोग क्या है? तो पेंसिल की नोक बनाता है, ठीक है, और सूक्ष्म सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं? ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से जो रासायनिक आबंध बनता है उसे ससंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा आंसर एंड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 33, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता को लिखिए। तो कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार का कार्यात्मक यानी क्रियात्मक या कार्यात्मक समूह होता है, वह 2 क्रमागत सदस्यों के बीच और साथ ही साथ 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है, उस रासायनिक गुण समान होता है और साथ ही साथ उसका रासायनिक गुण समान होता है। वैसे सारे तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी में उसको उन्हें रखते हैं और उसी को समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। 31 नंबर, सावनीकरण की प्रक्रिया क्या है? ध्यान से देखिए, सावनीकरण की प्रक्रिया आपको क्या कहलाता है? तो जब वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, इसे ही सावनीकरण करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब वसा या तेलीय तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सावनीकरण कहेंगे। साबुन और अपमार्जक में दुगुंतर लिखना है, तो साबुन और अपमार्जक में दुगुंतर सबसे VVI क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। आंसर क्या है इसका? साबुन केवल मृद जल में माने मृदु जल मतलब मरल जल नहीं समझिएगा, मृद जल में सफाई करता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छी सफाई करता है। साबुन वनस्पतल तेल से बनता है, अपमार्जक पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनता है। आगे स्टिरीकरण अभिक्रिया क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा इसको। जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल अम्ल प्रत्येक की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो मीठी गंध वाला पदार्थ एस्टर बन जाता है, ठीक है, यानी एस्टर बन जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग स्टिरीकरण कहते हैं, यानी एस्टर बनने की प्रक्रिया को हम लोग स्टिरीकरण कहते हैं। तो एस्टर बनने की प्रक्रिया क्या है? तो एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल अम्ल को आपस में मिला दीजिएगा उपस्थिति में, तो उसी में मीठे जो गंध बनता है उसी को हम लोग एस्टर कहते हैं, ठीक है। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? क्या है यह? कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन क्या है आपके क्वेश्चन पूछता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यह 2 ही प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। आगे चल के आपको पढ़ना है इसके बारे में डिटेल से, ये अलग अलग प्रकार से अलग कैटेगरी में होता है, बट इस 10th क्लास में आपको कार्बन के 2 ही मतलब क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। आगे एथेनॉल के 2 उपयोग और इसके दुष्प्रभाव के लिखे। एथेनॉल के 2 उपयोग लिखना है, उसका दुष्प्रभाव क्या होता है उसके बारे में जानना है। तो टिंचर आयोडीन और विलायक के रूप में
दुष्प्रभाव यानी उपयोग क्या दिया है, तो टिंचर आयोडीन बना मतलब इससे बनता है, और साथ ही साथ विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। और इसका दुष्प्रभाव क्या है, तो इसके सेवन से मानसिक भ्रम होता है, मानसिक भ्रम हो गया यानी दिमाग खराब होगा, और यकृत खराब होता है यानी हमने के लीवर भी खराब होगा। सिरका किसे कहते हैं, सिरका किसे कहते हैं, तो एथेनोइक अम्ल के 5% से 8% जलीय विलय को सिरका कहते हैं। एथेनोइक जो अम्ल होता है उसका 5 से 8% के जलीय विलय जो होता है, यानी जल के पूरा विलय में 5% या 8% आपके एथेनोइक अम्ल होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिरका कहेंगे। ओके, और साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं, इसका उपयोग अचार के परीक्षण में होता है। आगे हाइड्रोजनीकरण और आगे क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक महत्व क्या है। औद्योगिक यौगिक यानी हम लोग का अभी का महत्व उसमें क्या है, औद्योगिक जो होगा उसका महत्व क्या है, हाइड्रोजनीकरण से क्या महत्व है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर आपका यहाँ पे है। हाइड्रोजनीकरण की क्रिया प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेलों जैसे असंतृप्त को वनस्पति घी संतृप्त में बदल जाता है, इसे निकेल उत्प्रेरक का उपयोग होता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं आंसर आपका क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिकरण कहलाता है, यानी महत्व उसका यही है कि जो असंतृप्त पदार्थ होते हैं संतृप्त पदार्थ में बदल जाते हैं, जिससे निकेल निकलता है, और इस निकेल का उपयोग हम लोग इस पे करते हैं, उत्प्रेरक में करते हैं। अब आगे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया यहाँ से। अब चैप्टर अगला है आपका, जो भी चैप्टर है तत्व का वर्गीकरण से, ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसे किसने दिया था, तो तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यही आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। ठीक है, यह नियम हेनरी मोजले, इसको मोसले भी बोलते हैं लोग, मोजले ने दिया था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, मेंडल की आवर्त सारणी की 2 प्रमुख कौमियाँ बताना है। तो इसमें देखिए कौमियाँ क्या है, हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित जगह नहीं दिया था मेंडल ने, और समस्थानिकों के लिए कोई सारणी के भी मतलब स्थान नहीं दिया था मेंडल ने, वही उनकी कौमियाँ था। उत्तरी गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, तो उत्कृष्ट गैस क्या है, उसको अलग समूह में कैसे क्यों रखा जाता है, तो क्योंकि उत्कृष्ट जो गैस होते हैं बहुत ही अक्रियाशील होते हैं, किसी से अभिक्रिया भी नहीं करते हैं, और उनके बाहरी कोश पूरी तरह से भरे होते हैं, तो उनकी खोज भी बाद में हुई थी, मतलब आगे चल के हुई थी, इसलिए उनको अलग रखा गया। वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करते, इसलिए उनको छांट दिया गया है। आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती है, तो देखिए बाईं से दाईं जाना है, तो उसमें परमाणु जन होता है, उसमें उनकी त्रिज्या क्यों घटती है, तो ध्यान से देखिएगा आंसर इसका। आवर्त में परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ नाभिक आवेश बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक मजबूत से खींचती है, जिसमें परमाणु का आकार घट जाता है, इसीलिए उनकी त्रिज्या कम होती है। आगे 45 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण कैसे बदल जाता है, जो भी हम लोग को ग्रुप है, समूह है, उसमें ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका धातु का जो गुण होता है बदल क्यों जाता है, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाता है, अतः धात्विक गुण भी बढ़ता है। ठीक है, इसलिए उनकी धात्विक जन गुण है वो बदल जाता है। संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी क्या है, किसी तत्व की संयोजकता क्षमता को किसी तत्व के संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यह परमाणुओं के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी किसी भी तत्व के संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। और यह क्या होता है, परमाणुओं की सबसे बाहरी कोश के मौजूद में जो बाहरी कोश जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उसकी संयोजकता क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो समूह होते हैं और 7 गो आपका आवर्त होता है, कहीं कहीं 8 भी होता है। ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, देख लीजिएगा, बट 7 ही आप लिखिएगा, हो जाएगा सही। डाबेराइनर के त्रिक का नियम क्या है, यानी डार्विनियन का जो होता है उनका त्रिक नियम क्या है। त्रिक नियम ध्यान से देखिए क्या है, यदि इन्होंने क्या कहा था, अपना जो बनाया था आधुनिक, जो भी आधुनिक नहीं आवर्त सारणी, उनमें ये क्या बोले थे, यदि 3 तत्व के उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2
तत्व के द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर हो गया। यानी 3 गो तत्व होगा, 1 2 3, और 3 गो तत्व होगा तो यहाँ पे बीच वाला जो तत्व होगा ये पहला और दूसरा तत्व के जोड़ने के बाद इनका जो औसत होगा, यानी पहला और दूसरा तत्व के जो औसत होगा उस औसत के बराबर तीसरा जो बीच वाला तत्व है उतना बराबर होगा ये जोड़ने के बाद। ठीक है, औसत यानी औसत माने दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए। मान लो इसका 4 है, इसका 6 है। ठीक है, 4 को 6 को जोड़ के 2 से भागा दीजिए तो 5 आंसर आया। तो बीच वाला जो 3 नंबर वाला होगा वो भी, उसका भी मतलब भाग कितना होगा, उसका भी द्रव्यमान भी 5 होगा। तो यहीं आपने ना त्रिक नियम दिए थे कि 3 लगातार तत्व में फर्स्ट वाला तत्व और लास्ट वाला तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत जो भार होगा वो बीच वाला तत्व के भार के बराबर होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है? ठीक है, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, उत्तर दीजिए। तो यदि इन्होंने मतलब क्या बताया था अपने अष्टक नियम में, तो यदि तत्व को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में रखा जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। और ये अपना एगो सुर भी दिए थे, संगीत सुर सारे गामा पाधीनासा। ठीक है, तो यही न्यूलैंड्स यही ने दिया था कि आप पहला जो तत्व रखिएगा उसको रखते रखते जाइएगा, और पहला के बाद जो 8वां तत्व आएगा उस सेम होगा, समान गुण वाला होगा। सारे गामा पाधीनासा, सा से स्टार्ट करके सा पे गया, इसलिए वही अपना इसको मतलब संगीत सुर में भी इसको कन्वर्ट किए थे। तो क्वेश्चन आता है संगीत सुर कितने मतलब सारे गामा कौन मतलब बताए थे, तो न्यूलैंड्स ने ही बताए थे। आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अधातु ध्यान से देखिए, उपधातु क्या है, उदाहरण दीजिए। उपधातु इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। उपधातु क्या है, तो वे तत्व जो धातु और अधातु के दोनों गुण मतलब उनमें प्रदर्शित होता है, उनमें दोनों गुण पाया जाता है। ठीक है, उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। धातु का गुण और धातु दोनों का गुण उसमें मौजूद होगा, वो उपधातु कहलाएगा। और उदाहरण में बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे ETC वगैरह वगैरह 5-7 को लगभग उपधातु है। यही सब उदाहरण है। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे फिजिक्स की ओर, और फिजिक्स पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे तो आपका केमिस्ट्री वाला खत्म हो चुका है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स वाला। ठीक है, तो फिजिक्स वाला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अध्ययन आपका प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। यानी देखिए, जो प्राइवेट वाला बुक्स होता है वो अलग अलग कर देता है, लेकिन सरकारी वाले जितने भी बुक होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही मिक्स कर देते हैं। यानी सरकारी वाला मिक्स होता है, परिवर्तन और अपवर्तन एक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, 50 को हम लोग केमिस्ट्री में कंप्लीट कर चुके हैं। और 51 यानी क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पे लिखो। प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखना है। तो प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है, आपको ऑलरेडी पता है। पहला नियम, आपतन कोण हमेशा पवर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ एक लिखिए है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन मत चलिए। आपतन कोण हमेशा पवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नंबर यानी दूसरा आपका नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पर ध्यान देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अवतल दर्पण के 2 प्रमुख उपयोग को लिखना है। अवतल दर्पण के 2 प्रमुख उपयोग को लिखना है। तो अवतल दर्पण हमेशा एगो क्या होता है, हजामिति के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा फेस दिखाई देता है, चेहरा बार का दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए। और साथ ही साथ इसमें सर्च लाइट तथा टॉर्च में जो प्रकाश के जो समांतर किरण पुंज होता है उसमें फोकस देने के लिए उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका समांतर किरण पुंज निकले और ज़्यादातर टॉर्च में लाइट जाए, मैंने ज़्यादा तक फोकस जाए, इसलिए इसमें अवतल दर्पण में उपयोग किया जाता है। क्या टॉर्च के लिए, टॉर्च में भी इसका उपयोग होता है। तो 52 हो गया आपका। 53 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्या है 53? तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे उत्तल क्या है, उत्तल दर्पण को वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण जो भी होता है उसको वाहनों जो होता है वाहन उनके साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग होता है? तो क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बनाता है। साथ ही इसका दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इसको इसे ड्राइवर क्या होता है, गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में उपयोग किया था, ताकि ड्राइवर इसको माने बड़ा का क्षेत्र या दूर के क्षेत्र को आसानी से देख पाता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे 54। क्या है आवर्धन? क्या है इसका सूत्र लिखना है। तो आवर्धन क्या है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम यानी वस्तु की ऊंचाई, बीम माने वस्तु होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अर्थात m बराबर h'/h। और दर्पण में आपका m बराबर -v/u भी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 55 पर ध्यान दीजिए। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, n बराबर c/v। ठीक है, आगे स्नेल का नियम क्या है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। स्नेल के नियम क्या है पूछ रहा है। तो स्नेल के नियम क्या है, तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया यानी sin i/sin r
का अनुपात एक की नियतांक होता है, यानी कॉन्स्टेंस होता है, नियतांक होता है, उसी को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता से अब क्या अभिप्राय है। ठीक है, लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है, एक इसका मात्रक लिखें। लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखें। आम तो इतना मारे हम क्वेश्चन नंबर 57 पर ध्यान दीजिए। लेंस की क्षमता से आप क्या अभिप्राय है और इसका मात्रक को लिखिए। लेंस की क्षमता, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अभिसारी या अभिसारी करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या है, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अभिसारी कीजिए, माने अभिसारित कीजिए या अपसारित कीजिए, उसको जो करने के जो आपको क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या होते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, P बराबर 1/f होता है। ध्यान से देखिएगा, P बराबर 1/f भी होता है और इसका SI मात्रक डायप्टर यानी D होता है। क्वेश्चन नंबर आगे, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना है। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में आपको अंतर बताना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह हमेशा सीधा होता है। डैश्ड सोल्ड। आगे होता है क्वेश्चन नंबर आपको आ जाइए 59। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपने से होकर गुजरने वाली समांतर प्रकाश किरण को आपतन के बाद, मानिए जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, यानी केंद्रित पर अभिसारित होती है। उसी को हम इसीलिए हम लोग इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर ध्यान देते। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका लिखना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको बताना है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पे अगला आपका चैप्टर स्टार्ट हो, मानव नेत्र और उससे, ठीक है, उससे आपको संबंधित क्या, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार से चैप्टर से आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 का ध्यान से देखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन। तो नेत्र की समझन क्षमता से, माने नेत्र की समझन क्षमता क्या है। ठीक है, तो नेत्र की समझन क्षमता क्या है, आप ध्यान से देखिएगा क्या है। तो नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की समझन क्षमता आपको बताना है। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है और दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, उसी को समझन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 62। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण को बताया। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण, दूर निकट दोनों याद देख लीजिएगा। जिस व्यक्ति के पास माने इसमें ध्यान से देखिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका कारण और निवारण बताना है। तो इसमें व्यक्ति पास की वस्तु देख पाता है पर दूर की वस्तु नहीं। ठीक है, पास की वस्तु को देख लेगा और दूर की वस्तु को नहीं देखेगा, उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है। इसका कारण मतलब इसमें कौन कारण से ये नहीं हो पाता है, माने दूर की जो वस्तु होती है उसको नहीं देख पाती है, निकट को वस्तु को देख पाती है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है लोग। तो इसका कारण क्या है, तो जो हम आँख का नेत्र होता है, नेत्र गोलक, वो लंबा हो जाता है, इसीलिए यह निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निवारण क्या है, तो उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, निवारण लिखे। तो इसमें दूर की वस्तु साफ दिखता है परंतु पास की वस्तु नहीं दिख पाता है अच्छा से, उसी को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें कौन कारण से ये होता है, तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है, उसमें नेत्र गोलक बड़ा हो जाता था। निवारण का है उपयुक्त उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए हमेशा क्या होता है, उत्तल लेंस के उपयोग। तो पास के आपका देखिए डिफिनीशन में ही आपका जो सभी आंसर छुपा होता है। देखिए, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है पर पास की वस्तु नहीं दिखती है। कारण क्या है, नेत्र गोलक का इति होता है, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, आगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र समझाएं। अब सचित्र बना लीजिएगा, इसमें सचित्र नहीं दिया गया है, सचित्र से ही समझाना है। पहले आपको देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 पर ध्यान देते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र समझाना है। एगो चित्र घिस के समझा दीजिएगा। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक और घनत्व तो लगातार बदलते रहता है। जब तारों का प्रकाश इसमें गुजरता है तो
इसका अपवर्तनांक अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है होता है, जिसमें तारे की आभासी स्थिति बदल जाती है। यानी आभासी जो स्थिति है जहाँ पे रहता है वो लगता है कि कभी इधर चल गया कभी इधर चल गया, उसी कारण वो टिमटिमाते नज़र आते हैं। तो इसमें मेन फोकस क्या है, इसमें आपका किस कारण माने प्रकाश के किस कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन, ठीक है, इसी कारण तारे टिमटिमाते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो स्वच्छ जो आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। हम लोग पता है वायलेट का जो भी होता है, नीले जो रंग होता है उनका तरंग दैर्घ्य क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीले क्यों दिखाई देता है, तो नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह क्या होता है, हवा के सूक्ष्म क्या होता है, नीले रंग का परिकीर्ण सबसे अधिक करता है। सूक्ष्म कण नीले रंग का परिकीर्ण सबसे अधिक करता है, इसलिए इसमें आकाश का जो भी आकाश होता है वो नीले दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पर फिर से ध्यान देते हैं अच्छा से। स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है नीला क्यों दिखाई देता है, तो ध्यान से इस डिफिनेशन को देखिए, इस डिफिनेशन को आपको लिखना पड़ेगा। नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह हवा के जो सूक्ष्म कण होता है नीले रंग का परिकीर्ण सबसे अधिक करता है। जो हवा का सूक्ष्म कण होता है वो नीले रंग का परिकीर्ण अधिक कर देता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। यानी मेन फोकस क्या है, प्रकाश के परिकीर्ण के कारण ही आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, यानी रक्तलाभ क्यों दिखाई पड़ता है सूरज, तो उस समय प्रकाश को वायुमंडल की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कम तरंग दैर्घ्य वाला नीला रंग बिखर जाता है, ठीक है, और केवल अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो लाल रंग होता है हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसीलिए हम लोग इस सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग मतलब सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 66, प्रकाश के परिकीर्ण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परिकीर्ण क्या है, ठीक है, इसको आपको जानते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या सूक्ष्म कण होते हैं तो प्रकाश उन कणों से टकराकर प्रकाश क्या होता है, उस कणों से टकराकर चारों ओर बिखर जाता है, इसे परिकीर्ण कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या सूक्ष्म कण होते हो तो प्रकाश उन कणों से टकराकर क्या होता है, चारों बिखर जाता है, जिसे परिकीर्ण हो जाता है। प्रकाश की परिकीर्ण हो जाती है। टिंडल प्रभाव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस क्या है, टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन जैसे धुआं वाला कमरा या दूधिया पानी, कोलाइडी विलयन माने धुआं वाला कमरा या दूधिया पानी से गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। आगे, खतरे का संकेत लाल रंग का ही क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का परिकीर्ण सबसे कम होता है, इसलिए यह कोहरे या धुएं में भी दूर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसी को खतरे का संकेत रखा जाता है ताकि दूर से ही इसको देख पाए आदमी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है जिससे वहाँ प्रकाश का परिकीर्ण नहीं हो पाता है। यानी प्रकाश का परिकीर्ण नहीं होता है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही अंतरिक्ष यात्री को आकाश आपका काला दिखाई पड़ता है, या ये भी लिख सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है जिससे वहाँ प्रकाश की परिकीर्ण नहीं हो पाती है इसीलिए वहाँ पे डायरेक्ट वो जो आकाश का जो अपना रूप है काला वही दिखाई पड़ता है। क्वेश्चंस अब आगे आते हैं तीसरा अध्ययन से विद्युत से आपका पहला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की परिभाषा और एसआई मात्रक लिखना है। तो विद्युत धारा क्या है और उसका एसआई मात्रक, तो किसी चालक से प्राप्त इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो किसी चालक में प्रति इकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम लिखें और इसका सूत्र भी दें। तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरे के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाला धारा के समानुपाती होता है। बस डायरेक्ट आंसर कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरे पर चालक के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का समानुपाती होता है, यानी V = IR। प्रतिरोध क्या है,
यह किन कारणों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध क्या है, इस किस माने किन से कारण पर निर्भर करता है प्रतिरोध? तो चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को माने प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहला जाएगा। यह निम्नलिखित कारकों पर क्या होता है? निम्नलिखित कारकों पर माने कारणों पर निर्भर करता है। तो पहला कारण चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और साथ ही साथ पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तीन गो चीज़ पर निर्भर करता है। कौन सी प्रतिरोध का जो कारण किस पर निर्भर करता है उस पे। आगे 74 एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? तो एमीटर विद्युत धारा मापी जाती है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसे विद्युत धारा मापी जाती है, जबकि वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बहुत ईजी डिफिनेशन। प्रतिरोधों को का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में क्या अंतर है? जो प्रतिरोध होता है उसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हम लोग संयोज करते हैं यानी जोड़ते हैं, उसमें क्या अंतर है? तो देखिए श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध के समान धारा बहती है। जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो समान धारा बहती है और समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है। बस इसमें देखिए धारा प्रवाहित जन होगा वो समान होगा, लेकिन यहाँ पे जो विभवांतर होगा उनके जो सिर के बीच विभवांतर होगा वह समान होगा। आगे आपका क्वेश्चन है विद्युत शक्ति क्या है, इसका सही मतलब है विद्युत शक्ति। तो विद्युत ऊर्जा के उपयोग यानी उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के उपयोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका सही मतलब होता है वाट। 77 नंबर यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जूल में क्या होता है? यानी 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट बराबर जो आपको ऊर्जा का जो मान होता है उसको जूल में चेंज करना है। तो यहाँ पे दिया है आंसर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट गुना 3600 सेकेंड। इसको ऐसे कन्वर्ट कीजिएगा तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। विद्युत फ्यूज क्या है या किस प्रकार के कार्य करता है? तो यह कम गलनांक वाली मिश्र धातु का तार है। वेरी गुड। जब परिपथ में अचानक धारा बढ़ जाती है तो यह गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे उपकरण सुरक्षित होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज यही है, यह मिश्र धातु का बना होता है जो इसका गलनांक कम होता है और यह परिपथ में इसलिए जोड़ा जाता है ज़्यादा आपका वोल्टेज अगर आता है तो परिपथ में टूट जाएगा और यह परिपथ का जो भी मतलब करंट प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है, उसको रोक देगा, जिससे आपको परिपथ जो भी आपका उपकरण है सुरक्षित रहे। जूल का तापीय नियम क्या है? जूल का तापीय नियमन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार आपने देखा होगा लोग। ध्यान से देखिए जूल का तापीय नियम क्या है? किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग, ठीक है, प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात H बराबर I²RT। आंसर। प्रश्न नंबर 80 विभवांतर क्या है, इसका मात्रक लिखे। तो विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। वेरी गुड। विभवांतर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एकांक आवेश क्या होता है? जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर करते हैं। ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे 80 को हो चुका है, आपको यहाँ पे 50-50 बताया जाएगा, यानी 150 लगभग 150 क्वेश्चंस बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। चौथा चैप्टर आपका फिजिक्स का है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। इससे क्वेश्चंस पहला आएगा 81 नंबर चुंबकीय रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 प्रमुख गुण के लिखना है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उनके 3 प्रमुख गुण को लिखना है। तो यह लिखो, पहला गुण, यह उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। वेरी गुड। उत्तर से निकल के दक्षिण पर समाप्त हो जाएगा, पता है आपको। यह बंद वक्र यानी क्लोज लूप्स कहिए या वक्र कहिए, हिंदी में वक्र और इंग्लिश में लूप्स, यानी बंद लूप्स कहो या वक्र कहो, बनाती है। यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। 3 चुंबकीय रेखाओं की आपका प्रमुख गुण था। 82 नंबर क्वेश्चन पर देते हैं ध्यान। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? यदि अगर वे काटेंगी तो काटान बिंदु पर दिशा सूचक की सुई 2 अलग अलग दिशा दिखाएगी, जो कि भौतिक रूप से असंभव है। ठीक है, इसीलिए यह क्या होता है, प्रतिच्छेद नहीं कर पाती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त
नियम लिखिए, यानी बाएं हाथ वाला फॉलोइंग का नियम बताइए। तो यदि हम बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी और माध्यम को लंबवत फैलाएं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र माध्यम धारा की दिशा और अंगूठा चालन पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। विद्युत मोटर का मुख्य सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का मुख्य सिद्धांत क्या है बताइए। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे कुंडली को निरंतर घुमाता रहता है। यही विद्युत धारा के क्या होता है, विद्युत मोटर का मुख्य सिद्धांत यही होता है। मुख्य सिद्धांत इसी को कहते हैं, क्योंकि बार बार वो कुंडलित कर रहेगा, डांस को मतलब नाचते रहेगा। डिस्टी धारा यानी डीसी और एसी धारा में अंतर बताइए। डीसी और एसी, डिश धारा और प्रतिवर्ती धारा। तो डिश धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, जैसे बैटरी वगैरह से निकलता है। प्रतिवर्ती धारा अपनी दिशा एक निश्चित समय के अंतराल के बाद बदल भी सकती है और नहीं बदल सकती है, जैसे घरों में हम लोग को बिजली आती है उसको। एसी और डीसी। लघु पथ किसे कहते हैं? लघु पथन, शॉर्ट सर्किट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन, जब विद्युत परिपथ का गर्म तार और ठंडा तार यानी जो लीफ वायर एंड नेचुरल वायर यानी अर्थिन हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, मेन लाइन अर्थिन, सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है और अत्यधिक धारा बहने लगती है, जिसे लघु पथन होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है। यानी माइनस प्लस एक में जुड़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बात खत्म। भू संपर्क क्या महत्व है? यानी अर्थ वायर, जो भू संपर्क है अर्थ वायर, उसका महत्व क्या है? यह धातु के आवरण वाले उपकरणों से होने वाले विद्युत रिसाव को सीधे पृथ्वी में भेज देता है, जिससे उपभोक्ताओं को खतरनाक बिजली का झटका नहीं लगता है। ठीक है, यानी अर्थ जो निकलता है ना, कोई भी गैजेट होता है उपकरण वाला, कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग का यह उपकरण है और यह आपका विद्युत का रहता है, मान लीजिए लोहा का रहता है, तो इससे अर्थ निकलता है। इसीलिए हम लोग को जो होता है अर्थ वायर, उसको जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट अर्थ भेज देगा धरती में, जिससे हमको झटका महसूस नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में किसके लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर जो है उसका उपयोग परिपथ में किसके लिए किया जाता है? तो यह एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है और इसकी दिशा भी बदलता है। ठीक है, यही है गैल्वेनोमीटर और इसका उपयोग यही है। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक क्या है? तो जब किसी नरम लोहे की छड़ पर लिपटी तांबे की कुंडली से जब किसी नरम लोहे की छड़ पर लिपटी तांबे की कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। इसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक के प्रेरणा क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है? तो जब किसी कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सब क्वेश्चन आप लिखते चलिएगा ताकि आप इसको याद कर पाए। ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के स्रोत से आपका आ गया अध्ययन 5 ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत पहला क्वेश्चन आपका है 91, एक उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहला विशेषता, जिसका कैलोरी माप ऊंच हो। विशेषता है वह मतलब उत्तम ईंधन है। जो जलने पर प्रदूषण ना दे वह भी उत्तम ईंधन है। जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाए वो भी उत्तम ईंधन होना, मतलब उसी को उत्तम ईंधन बोलते हैं। उसी को उत्तम ईंधन की विशेषता भी बोल सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से क्या हानियाँ हैं? जीवाश्म ईंधन जो हम लोग मिलता है उसके उपयोग से कुछ हानियाँ हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसके जलने से वायु प्रदूषण होता है और अम्लीय वर्षा होती है। वेरी गुड। और यह ग्रीन हाउस प्रभाव, माने ग्रीन हाउस जो है उसको मतलब क्या करता है? प्रभाव करता है, उसको प्रभाव पैदा करती है, प्रभाव करती है, ग्रीन हाउस को भी खतरा करती है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग के लिए हानिकारक है। सौर कुकर के उपयोग के लाभ और सीमाएं बताइए। सीमाएं मतलब कहाँ तक वो उसका उपयोग कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते। लाभ क्या है? तो लाभ यही है। लाभ हमको है आपका ईंधन का खर्च नहीं होगा। ठीक है, ईंधन पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा और प्रदूषण मुक्त भी होगा। ठीक है, उससे प्रदूषण मुक्त होगा तो उससे आपको खाना बनाइएगा तो आप कच्ची होगा, प्रदूषण भी नहीं करेगा और पैसा भी नहीं लगेगा। ठीक है, फ्री में बन जाएगा। सौर कुकर यानी घाम कच्ची होता है, प्रकाश से चलने वाली कुकर होते हैं। सीमा इसका क्या है? इस कुकर में रात हो जाएगा तो आप खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
और दिन में अगर बादल वादल छा जाएगा तो भी आप भोजन नहीं पका पाइएगा। इसीलिए इसकी सीमाएं भी है कि रात हो जाएगा तो आप खाना ना बनाइएगा, और धुंध घिर लेगा, बादल उधर आ जाएगा तो भी आप खाना नहीं बना पाइएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक शर्त होना चाहिए? जो पवन ऊर्जा है, पवन जो चलता है उसकी का आवश्यक शर्त होना चाहिए, उसमें जो ऊर्जा निकलता है, तो पवन चक्की चलाने के लिए कौन सा आवश्यक शर्त होना चाहिए, तभी ना पवन चक्की से पवन ऊर्जा निकलेगा। तो देखिए, पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और पवन चक्कियों के लिए बहुत ही बड़े खुले स्थान की आवश्यकता होती है, और बहुत ही बड़ा स्थान और खुला स्थान होना चाहिए। आ गया मेरा नाम सर, गुरु सर, PMS क्लासेस। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बायोगैस को एक उत्तम ईंधन क्यों माना जाता है? तो बायोगैस को एक ईंधन क्यों माना जाता है, ध्यान दें, क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन होती है। मीथेन CH4 होता है, बायोगैस में मीथेन, और LPG गैस में आपका ब्यूटेन होता है, मुख्य अवयव, ठीक है। तो 75% मीथेन होता है, यह धुआं रहित जलती है, इसमें धुआं भी नहीं होता है, और इसकी तापीय क्षमता बहुत अधिक होती है, और इसमें जो ताप की क्षमता होती है उसमें अधिक होती है, इसीलिए इसको उत्तम ईंधन भी माना जाता है। 96, नवीकरण और अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत में अंतर बताइए। नवीकरण और अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत, तो नवीकरणीय स्रोत कभी समाप्त नहीं होने वाली, जैसे ऊर्जा जैसे प्रकाश की लाइट है, सौर ऊर्जा, ये क्या है, हम लोग का नवीकरणीय स्रोत है। और अनवीकरणीय स्रोत एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाती है, जैसे कोयला वगैरह आती है। यही हम लोग का अंतर है कि यह कितना यूज़ कीजिएगा नहीं समाप्त होगा, इसको यूज़ कीजिएगा समाप्त हो जाएगा, जैसे पेट्रोल, कोयला। नाभिकीय विखंडन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाभिकीय विखंडन क्या है? जब एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह दो हल्के नाभिक में टूट जाता है और विशाल ऊर्जा मुक्त हो जाता है, उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। भाई बड़का कोनो जो है ना, उसको बड़का न्यूट्रॉन की बमबारी करेगा तो वह टूट जाएगा, तो दो को हो जाएगा, तो इसलिए नाभिक अलग अलग हो गया, विखंडन हो गया। सौर सेल किसका बना होता है, इसके लाभ लिखें। तो सौर सेल किसका बना होता है? यह सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, यह सिलिकॉन का बना होता है। लाभ क्या है? तो इसमें कोई गतिशील भाग नहीं होती है, इसमें कोनो गतिशील भाग नहीं होता है, रख रखाव आसान है इसका, और यह सुंदर क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाती है, ठीक है। सुदूर क्षेत्र, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ मतलब बिजली ना जा पाए, छोटा स्पेस, उस क्षेत्र में भी बिजली पहुंचा देगा। जल विद्युत संचयन से विद्युत कैसे पैदा करना है? तो जल को संचय करके उसे बिजली पैदा करने क्या होता है? तो बांधों में इकट्ठा किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा को गिराते हुए पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है, जो टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। यानी टरबाइन हम लोग लगा देंगे, वो पानी को बांध के पानी को घेर लिया जाएगा, उसमें टरबाइन लगा दीजिएगा और पानी आएगा, टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन चलेगा, और टरबाइन चलेगा, घूमेगा तो बिजली पैदा करेगी। 100 नंबर क्वेश्चन, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? ताकि ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, एक ही पे टिके रहिएगा तो खत्म न हो जाएगा, इसीलिए, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित है और वे तेजी से समाप्त हो रहा है। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोत अपना रहे हैं, माने अलग अलग स्रोत अपना रहे हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया आपका 100 नंबर तले, यानी आपका फिजिक्स का भी समाप्त हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। चलिए, अध्ययन एक लाइफ प्रोसेस यानी जॉब प्रक्रम। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जॉब प्रक्रम है, इसमें बहुत सारे फैक्टर है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन, बट यहाँ पे 10 ही क्वेश्चंस हम बता रहे हैं अभी, ये भी इम्पोर्टेंस है, इस पर देख लीजिए। स्वपोषी, पहला क्वेश्चन, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताइए। स्वपोषी पोषण, उत्तर, स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे वर्ग का पौधा। विषमपोषी पोषण, इसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य वगैरह या जानवर वगैरह। कहानी खत्म। अब 102 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है, जैसे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल। और ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश आपको कहाँ से प्राप्त होगा? सूर्य से। क्लोरोफिल पता पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वातावरण से मिल सकता है, और जल आपका जड़ लिया जाता है नीचे से। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका है, यह भोजन के साथ एक
यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को मार देता है। वेरी गुड, मार देता है, मार देगा, और आपको पता भी होगा। और माध्यम को अम्लीय बनाता है, यानी यह जो आता है भोज्य पदार्थ, उसको अम्लीय बना देता है, ठीक है, ताकि पेप्सिन एंजाइम भोजन को पचा सके। अगर अम्लीय नहीं बनेगा तो जो पेप्सिन एंजाइम नहीं भोजन में पचाने में काम नहीं करेगा, इस पर नहीं काम करेगा। यही अम्ल की एसिड की भूमिका है। हानिकारक पदार्थ मारेगा और उसको अम्लीय बनाएगा, जिससे पेप्सिन एंजाइम क्या हो जाएगा, भोजन को आसानी से पचा सके। पाचक रस जैसे एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, ये सब पाचक रस है। उसका क्या कार्य है, हमनी के उसका कौन कार्य होगा बताइए। तो पाचक एंजाइम जटिल भोजन के बड़े अणु को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ते हैं ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। बस यही काम है। पाचन जो एंजाइम है, बड़का भोजन आएगा उसको छोटा छोटा भाग में तोड़ देगा, ताकि हमने जो शरीर है उस भोजन से जो भी आपका मटेरियल निकलेगा, यानी विटामिन वगैरह, उसको अवशोषित कर ले। वही इसका काम है पाचन एंजाइमों का। आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जाइलम और फ्लोएम में परिवहन के अंतर को स्पष्ट करें। तो जाइलम जड़ से, और जाइलम में पानी और खनिज का ऊपर पत्ती तक ले जाता है। जो जाइलम है वो जड़ से पानी और खनिज को ऊपर पत्ती तक ले जाएगा, जबकि फ्लोएम है पत्ती में बने जितने भी भोजन है, तो पत्ती में भोजन बन जाएगा, उस भोजन को सभी भागों तक पहुंचाएगा। बस यही है। क्वेश्चन आता है जाइलम जल के लिए उत्तरदायी है, परिवहन के लिए, फ्लोएम फल के लिए यानी भोजन के लिए। फर्स्ट से जल से जाइलम, फर्स्ट से फ्लोएम, जल से जल, फर्स्ट से फल भोजन। यही याद कर लीजिए। श्वसन और दहन में कोई दो प्रमुख अंतर बताइए। तो श्वसन और दहन में दो प्रमुख अंतर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन कोशिकाओं के अंदर होने वाली धीमी जैविक क्रिया है, जिसमें एटीपी के रूप में निकलती है, जिसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, ठीक है। वही दहन है। दहन शरीर के बाहर होने वाली तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में निकलती है। यही है। उत्सर्जन किसे कहते हैं बताइए। तो शरीर में अपचिक क्रियाओं के दौरान बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया वगैरह को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। यानी जितना अपशिष्ट पदार्थ है, गंदे पदार्थ है, हम शरीर के बाहर से निकाल फेंक देंगे, उसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कह देंगे। नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन क्या है, इसकी भूमिका को लिखे। नेफ्रॉन यह वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके मुख्य कार्य रक्त को छानना और मूत्र को निर्माण करना है। बस इतना ही काम है नेफ्रॉन का। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रंध्र क्या है। रंध्र के क्या कार्य है। तो रंध्र के कार्य, तो कार्य नंबर 1, रंध्र के निम्नलिखित काम है। कार्य 1, 2, 3 याद कर लीजिएगा। इसमें 2 दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना। 2 में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। यही रंध्र का काम है। धमनी और शीरा में अंतर बताइए। तो धमनी शुद्ध रक्त, यानी शुद्ध रक्त माने वायु युक्त O2 वाला रक्त हृदय से अंग तक ले जाएगा, ठीक है। जबकि शीरा आपका अशुद्ध रक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त अंगों से हृदय तक ले जाता है, अंग से हृदय तक ले जाएगा, ठीक है। बस यही आपका उसका धमनी और शीरा में अंतर है। नियंत्रण एवं सामान्य से क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या है। तो तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य, यह शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को विद्युत आवेश के रूप में ग्रहण करती है और उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाता है। बाहरी वातावरण से क्या करेगा, जितना सूचना है पकड़ लेगा, उसको विद्युत आवेश में चेंज करके और हमने क्या करेगा, शरीर तक पहुंचा देगा। उसी तंत्रिका कोशिका का यही मुख्य कार्य है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसमें सोडियम भरा रहता है। परतवर्ती क्रिया क्या है, उदाहरण दे। परतवर्ती क्रिया क्या है। तो किसी बाहरी उद्दीपन के तीव्र अचानक माने प्रति अचानक और अनैच्छिक प्रक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु यानी कोनो चीज़ छुइएगा, फट से आप हाथ खींच लीजिएगा, वहीं आपका कजी कहलाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाइएगा। जो आप बिना मतलब पूछे, बिना दिमाग को कंट्रोल किए, यानी अनैच्छिक क्रिया होता है, उसमें आप जैसे ही पकड़िएगा आप फट से खींच लीजिएगा, वही सब चीज़ को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। पादप हार्मोन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो पादप देखिए, पेड़ पौधा में जो भी हार्मोन पाया जाता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। यहाँ पे कुछ डिफिनीशन अच्छा तरह से दिया है। पौधे में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाला रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। उदाहरण ऑक्सिन, जिबरेलिन, ठीक है, यही पादप हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। इंसुलिन की कमी से, तो इंसुलिन की कमी से रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है।
115 मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? उत्तर पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। पीछे अनुमस्तिष्क है, उसी में पश्च मस्तिष्क है और उसी में अनुमस्तिष्क स्थित होता है। उसी वही क्या करता है? मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो देखो ये ग्रंथि है ना, इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है। मास्टर किसे कहा जाता है? जो हर काम कर देता है, यानी सबके ऊपर डिपेंड, सब छोटा छोटा चीज़ जो होता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वही मास्टर कहलाता है। ठीक है, क्या है? क्योंकि यह ग्रंथि शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड, एड्रिनल, सारे ग्रंथि है ना, उन सब से भी हार्मोन्स निकलता है के कामकाज को नियंत्रित करता है। उनकी कामकाज को, यानी कहेगा है भाई तुम थायराइड को कहेगा, थायराइड के जब इसमें से कुछ ग्रंथि चाहिए तो इसको कहेगा तुम ग्रंथि निकालो, यानी इसमें से कोई भी अगर चीज़ निकालना है तो इसको ऑर्डर देगा तो निकालेगा, उसी को नियंत्रित करता है। इसीलिए इसे पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको प्यूटिड ग्रंथि भी तू लोग कहता होगा। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्या दी जाती है आयोडीन नमक युक्त खाने की सलाह? क्योंकि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग को आयोडीन खाना चाहिए। आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग भी होता है, इसलिए आयोडीन खाना चाहिए। आगे, साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो साइटोकाइनिन ये एक प्रकार के पेड़ पौधा से निकलने वाले हार्मोन्स, पेड़ पौधा से 5 लगभग हार्मोन्स निकलता है जो अलग अलग काम करते हैं। यह पौधे में कोशिकाओं विभाजन को प्रेरित करता है, इसे जिससे फल और बीजों का विकास होता है। इसलिए फल और बीजों का विकास साइटोकाइनिन नामक हार्मोन से होता है, इसलिए इसका मुख्य कार्य यही हो जाएगा। मेरुरज माने हमने के स्पाइनल कोड क्या है? स्पाइनल कोड की रक्षा कौन करता है? तो स्पाइनल कोड की रक्षा कौन करेगा? उसका छोटा छोटा जो हड्डियाँ होती है वही करती है। तो मेरुरज की रक्षा रीढ़ की हड्डी, जिसको हमको क्या कहते हैं? कसे रुख दंड द्वारा की जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी जो होता है वही मेरुरज की रक्षा करती है। ग्राही अंग क्या है? ग्राही अंग क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित वे कोशिकाएं जो वातावरण से सूचनाओं जैसे स्वाद, गंध, ध्वनि को ग्रहण करती है, वहीं को ग्राही अंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, सब ग्राही अंग 5 गो होगा। एगो आँख, एगो नाक, एगो जीभ, एगो कान, एगो त्वचा, 5 गो ग्राही अंग है। सब में अलग अलग देखने की क्षमता होती है, यानी करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसी को ग्राही अंग कहते हैं। अब अगला आपका टॉपिक है, अगला अध्ययन है जीव जनन कैसे करते हैं। उससे पहला आपका क्वेश्चन है इसमें 121 नंबर, लैंगिक और अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या है? तो लैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होते हैं, जैसे अमीबा, और लैंगिक जनन में 2 जनक शामिल होते हैं, जैसे नर मादा शामिल होते हैं, जैसे हम लोग वगैरह हो गया। यही लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या है? अंतर है। और लिखना होगा तो लैंगिक जनन में जो विभाजन की क्रिया होता है, मुकुलन, विखंडन, ये सब वगैरह वगैरह होता है, लेकिन लैंगिक जनन में निषेचन होता है। द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या अंतर है? तो द्विविखंडन, बहुविखंडन, तो द्विविखंडन में एक जीव 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसे अमीबा द्विविखंडन, और बहुविखंडन में एक जीव एक साथ कई संतान माने कई संतति जीवों में विभाजित होता है, बहुत सारे। जैसे प्लाज्मोडिया एक जीव है जो एक बार में बहुत सारा जीव देता है, उसे बहुविभाजन कहते हैं। ठीक है, आगे कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। जब पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधे तैयार किया जाता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, उसको काट दीजिए, वहीं पर कुछ रोक हला के उसमें से नया निकाल दीजिए, वही क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। परागण क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाता है। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण होता है। ठीक है, निषेचन क्या है? निषेचन की क्रिया क्या है? तो देखिए, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मेल को निषेचन कहते हैं, जिसमें युग्मजन यानी जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, 126 डीएनए प्राकृतिक जनन के लिए क्या माने क्यों आवश्यक है? डीएनए के जो प्राकृतिक है जनन के लिए क्या आवश्यक है?
ताकि नई कोशिकाओं में पैतृक आनुवंशिक संचारण जा सके और प्रजाति की शारीरिक संरचना और लक्षण बने रहे। जैसे हम लोग इंसान हैं तो इंसाने रहे, इसीलिए डीएनए की प्राकृतिक जनन इसलिए आवश्यक है। इंसान होगा अब भालू पैदा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे 127 प्लेसेंटा, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा का क्या कार्य है? तो यह माँ के शरीर से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है तथा भ्रूण में अपशिष्ट और साथ ही साथ भ्रूण में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता है। तो देखिए माँ जब प्लेसेंटा है ना, माँ के अंदर जब भ्रूण होता है तो उसमें उस भ्रूण को ग्लूकोज और ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है, साथ ही साथ उस भ्रूण में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालता है। तो प्लेसेंटा का यही कार्य है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। गर्भ निरोधक की प्रमुख विधियाँ क्या है? तो गर्भ निरोधक, देखिए गर्भ निरोधक प्रमुख विधि क्या है? यांत्रिक अवरोध, जैसे इसको देख लीजिएगा, रासायनिक विधि, यांत्रिक माने अवरोध लगाकर, रासायनिक विधि जैसे गोली खाकर, और 3 में शल्य विधि जैसे नसबंदी कराकर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपका गर्भ निरोधक प्रमुख विधियाँ हैं, 3 प्रकार के देख लीजिएगा। 129 मुकुलन क्या है? उदाहरण दीजिए। मुकुलन क्या है? जब किसी जीव के शरीर पर एक छोटा उभर बनता है और वह बढ़कर नए जीव में बदल जाता है, उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट, तो उसी को क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे। ठीक है। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं जो नर युग्मक का कार्य करता है। ठीक है, तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश के अंदर हम लोग क्या पाए? परागकण पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? नर युग्मक का कार्य करते हैं। नर युग्मक। अगला अध्ययन आनुवंशिक एवं जैव विकास। चौथा अध्ययन आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन, माता पिता के शरीर और मानसिक लक्षणों का संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक लक्षण है उस संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता कहला जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उगाया जा सकता है तथा इसका जीवन चक्र छोटा था और इसमें कोई विरोधी लक्षण जैसे लंबा छोटा होना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इसका क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 133 पर ध्यान देते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर, पुरुष में XY और स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। यदि पिता से X गुणसूत्र आता है तो लड़की होती है और यदि Y गुणसूत्र आता है तो लड़का होता है। अतः लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, समझाता अंग से क्या समझते हैं आप? उदाहरण दें तो वे अंग जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, उदाहरण मनुष्य के हाथ और पक्षी के पंख, उसी को समझाता अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन 135 नंबर, जीवाश्म में किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? तो जीवाश्म प्राचीन काल में रहने वाले जीवों की सुरक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ये हमें विकास के चरणों को समझाने में मदद करता है। ठीक है, अगला जीन क्या है? तो जीन क्या है? डीएनए का वह छोटा खंड जो किसी विशेष आनुवंशिक लक्षणों जैसे आँख का रंग को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। ठीक है, जीन यही है। मनुष्य की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकासवाद और प्राकृतिक चयन दोनों का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिया था। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में क्या अंतर है? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में क्या अंतर? जो लक्षण पहली पीढ़ी यानी F1 में दिखाई देता है वह प्रभावी लक्षण है कहलाते हैं। जो लक्षण पिछले छिप जाते हैं वह अप्रभावी लक्षण दिखा देते हैं। यानी पहली पीढ़ी में जो दिखाई दे दिया प्रवाही है, छिप जाता है उसे अप्रवाही। आगे 140 विभिन्नता प्रजाति के लिए क्या लाभदायक है? विभिन्नता प्रजाति के लिए क्यों लाभदायक है? तो जो विभिन्नता है प्रजाति के लिए क्यों लाभदायक है? तो विभिन्नताएं जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने और अनुकूलित होने में मदद करता है।
इसीलिए विभिन्नता प्रजाति के लिए लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर अध्ययन नंबर 5 हो गया आपका हमारा पर्यावरण। उससे आप देखते हैं क्या है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला तो जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। तो जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, जैसे उदाहरण घास हिरण शेर, ठीक है, उसी को आहार श्रृंखला कहेंगे। ओजन परत क्या है, ओजन परत का क्या महत्व है, यह क्यों मतलब क्षीण हो रहा है, क्षीण मतलब क्षय मतलब खराब हो रहा है। तो यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी रे, यूवी लाइट को सोख लेती है, ठीक है, यही इसका क्या है महत्व है, हम लोग को प्रॉफिट देता है। यूवी लाइट से हम लोग का स्किन जल सकता है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है। और इससे क्षीण किससे हो रहा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है, इसका क्षीण हो रहा है, ठीक है, मतलब यह खराब हो रहा है, इसकी लेयर जो है पतली होती जा रही है। अपमार्जक परितंत्र में क्या भूमिका निभाती है, तो अपमार्जक परितंत्र में क्या भूमिका, तो मृत पौधे और जानवरों को सड़ाकर उन्हें सरल पोषक तत्व में तोड़ देते हैं और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है। अपमार्जक परितंत्र की भूमिका यही है, ठीक है। जैविक आवर्धन क्या है, जैविक आवर्धन क्या है, तो आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों जैसे कीटनाशक की सांद्रता प्रत्येक पोषी स्तर बढ़ते जाना जैविक क्या करता है, आवर्धन कहलाता है, ठीक है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायन की सांद्रता का प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ते जाना जैविक आवर्धन कहलाता है। जैव विभिन्न निम्नीकरण माने कचरा क्या है, जैव निम्नीकरण क्या है, जैव निम्नीकरण कचरा क्या है, वह कचरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़कर प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिल जाता है, जैसे सब्जी के छिलके, कागज, उनको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं, ठीक है, अच्छा चीज़ है। 146 अजैव निम्नीकरण कचरा किसे कहते हैं, तो वह कचरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होता है और पर्यावरण में बने रहता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह, वही जैव निम्नीकरण कचरा कहलाता है। अजैव अलग अलग चीज़ है, जैव गल जाएगा, अजैव नहीं गलेगा। क्वेश्चन नंबर 150 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य कौन सी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार तो कार्बन डाइऑक्साइड और सभी मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस है, ठीक है, मीथेन। अध्ययन नंबर 6 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पर्यावरण बचाने के लिए 5R का क्या महत्व है, 5R का क्या अर्थ है, 5R या 3R पूछ देगा तो भी आप बता सकते हैं, 5R पूछे या 3R है। इसमें देखिए आर का मतलब क्या होता है, तो आर का अर्थ 5R का अर्थ, पहला अर्थ रिफ्यूज माने अस्वीकार करना, दूसरा रिसूड माने कम उपयोग करना, रीयूज माने पुनः उपयोग करना, आई का है रीपर्पोज करना माने प्रयोजन में बदलना, और रिसाइकल माने पुनः चक्रण करना। 5R का माने इसका अर्थ है 5R का। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था, यह आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उत्तराखंड में ग्रामीणों द्वारा चलाया गया था, जिसमें पेड़ों से चिपककर इस आंदोलन को पेड़ों से चिपककर किया गया था। इसमें सुंदरलाल बबुन ने मतलब मेन लीडर थे, और इसको 1973 और 70 दोनों में देता है, जिसमें आपको ऑप्शन आएगा, मार दीजिएगा। वर्षा जल संचयन के क्या लाभ है, वर्षा जल है उसको संचयन माने रोक लेना, संचयन कर लेना, उससे क्या आपको लाभ होगा, क्या लाभ है, आंसर देखते हैं। तो इससे लाभ आपको बहुत सारे हैं, निम्नलिखित लाभ होता है। भूजल स्तर को बढ़ाना, सूखे के समय पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यही सब मतलब जब भी वर्षा होगा उसको रोक कर रखिएगा, जब सुखाड़ पड़ेगा तो उसका यूज कीजिए, यही तो है। संपोषीय विकास क्या है, संपोषीय विकास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वर्तमान जरूरतें भी पूरी हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी साधन बचे, उसी को हम लोग संपोषीय विकास कहते हैं। बांध बनाने के क्या फ़ायदा होता है, बांध बनाने के बहुत सा निम्नलिखित फ़ायदा होगा। सिंचाई करने के लिए पानी मिल जाएगा, और साथ ही साथ बिजली उत्पादन करने के लिए आपका भी पानी मिल जाएगा। सबसे भयानक क्वेश्चन, कूलह क्या है, कूलह देखिए यह हिमाचल में चलाया गया एक सिंचाई की प्रक्रिया है, ठीक है, प्रारंभिक प्रक्रिया है। इसमें देखिए क्या होता है, यह हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की एक प्राचीन और प्रारंभिक विधि है, जिसमें
छोटी नहरें द्वारा पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ तक हमने आपको क्वेश्चंस दिया। आई होप आपको यह सारे क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। इस सारे क्वेश्चंस का आप लिख लीजिएगा और इसी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट बेटर बन पाए। सो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय।